वी डिस्कस्ड के मॉस्केंटर ने ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसीज के फ्लॉज को डिस्कस किया था एंड शी टोल्ड दैट ब्यूरोक्रेसीज फेल हो चुकी हैं पुरानी based on the reason that there are long hierarchical chain of command. Naveed, Allah ka shukr, I'm perfectly fine, thank you very much. तो bureaucracies जो हैं they have lost their efficiency चूँकि chain of commands बहुत tall हैं, चूँकि long hierarchical chain of commands हैं, slow information pass होती है, decision making is very slow. Then the pace of change is increasing, competition has increased so far, economic circumstances बदल गए हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी बेस के ऊपर ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी फेल हो गई हैं. ठीक है, ज़ाइबा अथॉरिटेरियन स्टाइल थ्योरी एक्स वालों के लिए है, जो लोग काम को पसंद नहीं करते, जो लोग चाहते हैं कि उन्हें पुश किया जाए काम की तरफ. दीज आर द पीपल हु वांट टू बी पनिश्ड सो दैट दे कैन बी पुट टू वर्क. पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट उन लोगों के लिए है जिनको आप इन्वॉल्व करते हैं डिसीजन मेकिंग में, जो लोग चाहते हैं कि हम कंट्रीब्यूट करें इफेक्टिवली, जिन पे आपको हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट होता है, दोज whom you trust, ये वो लोग हैं जिनके लिए आप पार्टिसिपेटिव स्टाइल यूज करते हैं. ड्रकर की थ्योरी का 5वां पॉइंट है डेवलपिंग पीपल. दिस इज सेम एज मेंटोरिंग. जहां से ये सेम मेंटोरिंग वाला कॉन्सेप्ट है जो हमने मेंटोरिंग में डिस्कस किया था. दैट इज द सेम एज मेंटोरिंग कि मैनेजर्स नीड टू डेवलप देयर एम्प्लॉइज एंड ऑल्सो देमसेल्फ. ऑब्वियसली खुद अपने आप को भी डेवलप करेंगे, अपने एम्प्लॉइज को भी डेवलप करेंगे. ड्रकर अपनी किताब में लिखता है, ये बेसिकली अगेन दिस इज एक्सेप्ट, ये कमेंट्री है, दिस इज कमेंट्री. ठीक है, कमेंट्री सिर्फ पढ़ने के लिए होती है. ठीक है, इतनी लाइन काफ़ी है कि मैनेजर नीड्स टू डेवलप देयर एम्प्लॉइज एंड आल्सो देमसेल्फ. ठीक है, ये काफ़ी है पॉइंट. अगर ड्रकर अपनी किताब में लिखता है कि मैनेजर्स ब्रिंग आउट व्हाट इज इन देयर एम्प्लॉइज और स्टाइफल्स देम, सफोकेट कर देता है उनको, उनका सांस बंद कर देता है. ही स्ट्रेंथन्स देयर इंटेग्रिटी और ही करप्ट्स देम, या उनकी इंटेग्रिटी को स्ट्रेंथन करता है या उनको करप्ट कर देता है. तो ये मैनेजर ही होता है बेसिकली जो कि अपने एम्प्लॉइज की बेस्ट पॉसिबल कैपेसिटी को बाहर निकालता है. ठीक है, आखिरी थ्योरी है जी हेनरी मिंट्सबर्ग की. हेनरी मिंट्सबर्ग 10 डिफरेंट रोल्स ऑफ सक्सेसफुल मैनेजर. हेनरी मिंट्सबर्ग की थ्योरी के 2 पार्ट्स हैं. पहला पार्ट है हेनरी मिंट्सबर्ग के रोल्स ऑफ मैनेजर और दूसरा पार्ट है हेनरी मिंट्सबर्ग के बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हम जाके 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे. बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हेनरी मिंट्सबर्ग के 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स. और दिस क्वेश्चन बिलोंग टू 3rd चैप्टर, ये यहाँ बिलोंग नहीं करता, ये हम 3rd चैप्टर में जाकर डिस्कस करेंगे. विल टॉक अबाउट इट इन 3rd चैप्टर. ठीक, तो हम यहाँ पे हेनरी मिंट्सबर्ग की एक थ्योरी पढ़ेंगे जो आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और इसके साथ ही हम ऑपरेशन रिसर्च के जो टूल्स हैं वो स्टार्ट करके, तो वी विल ट्राई टू कंक्लूड दिस चैप्टर टुडे. OR के 7 टूल्स हैं, बड़े क्विक टूल्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे. 2.6.1 इसमें से सिस्टम थ्योरी का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए. सिस्टम थ्योरी क्या होती है? तो दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ इज बेसिकली ऑल अबाउट सिस्टम थ्योरी. सिस्टम थ्योरी जो है दैट व्यूज एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स वेयर डिफरेंट पार्ट्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ठीक है, तो सिस्टम थ्योरी का मतलब है कि वेरियस पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क इन क्लोज कोऑर्डिनेशन सो दैट ऑल पार्ट्स कैन इंश्योर दैट गोल्स आर अचीव्ड. तो सिस्टम थ्योरी का कॉन्सेप्ट यहाँ से निकलता है और वो आपको आना चाहिए. पहले 2 पैराग्राफ्स में यहाँ पे सिस्टम थ्योरी को डिफाइन कर रहा है, यहाँ पे उसकी एनवायरनमेंट के ऊपर बात कर रहा है. ये रीडिंग के लिए हैं, इनको आप सिंपली पढ़ लें. ठीक, तो हेनरी मिंट्सबर्ग ने क्या किया था? हेनरी मिंट्सबर्ग ने बेसिकली स्टडी किया था व्हाट मैनेजर्स रियली डू, मैनेजर्स क्या करते हैं. हेनरी मिंट्सबर्ग ने स्टडी किया था मैनेजर्स क्या करते हैं. इसकी जो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है हेनरी मिंट्सबर्ग की, और हेनरी फ्योल कहता है कि मैनेजर प्लानिंग करते हैं, मैनेजर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, मैनेजर जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं, कमांड करते हैं, कंट्रोल करते हैं. ठीक है, फ्योल के मुताबिक मैनेजर्स एक मैकेनिस्टिक प्रोसेस के थ्रू ऑपरेट करते हैं. मैनेजर्स का एक प्रोसेस जो है वो मशीनी होता है, एंड दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, एंड दिस इज हाउ मैनेजर्स ऑपरेट. ये होता है तरीका मैनेजर्स के ऑपरेट करने का. मिंट्सबर्ग सजेस्ट करते हैं कि नहीं, रियलिटी डिफरेंट है.
तो मैनेजर मशीन नहीं है कि हर वक्त प्लान करेंगे, हर वक्त ऑर्गेनाइज करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, कमांड करेंगे, कंट्रोल करेंगे। कहते हैं मैनेज इसने एक रिसर्च की ऑर्गेनाइजेशंस की एंड ही केम अप विद द डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ मैनेजर्स। इसने कहा कि मैनेजर्स किस किस्म की एक्टिविटीज में एंगेज्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, अ लॉट ऑफ मैनेजमेंट वर्क इज डिसजॉइंटेड, इतना सीक्वेंशियल नहीं होता कि पहले प्लान करना है, फिर ऑर्गेनाइज करना है, फिर कमांड करना है, फिर कोऑर्डिनेट, फिर कंट्रोल करना है। इसेज के डिसजॉइंटेड है। डिसजॉइंटेड का मतलब होता है टूटा होना, उसके अंदर डिस्टॉर्शन होना, ठीक है। तो ये कहते हैं कि अ लॉट ऑफ मैनेजमेंट वर्क इज डिसजॉइंटेड, ठीक है। कि मैनेजर्स जो होते हैं वो इंटरमिटेंटली, यानी बाज दफा ऐसा हो सकता है, बाज दफा ऐसा हो सकता है कि कोई टास्क बहुत अर्जेंट है और आपको प्लानिंग का टाइम ही नहीं मिला, आपने बगैर प्लानिंग की उसे एग्जीक्यूट कर दिया। यह मुमकिन है। अच्छा, ये भी पॉसिबल है कि डे टू डे टास्क जो होते हैं आपके, ठीक है, अगर आपको टाइम परमिट कर रहा है तो आप उनको प्लान कर लेते हैं, उनकी प्लानिंग कर लेते हैं। ये भी मुमकिन है कि आप एक टास्क को ऑर्गेनाइज किए बगैर आप उसे डायरेक्टली कमांडिंग की तरफ ले आए, डायरेक्शन की तरफ ले आए। तो डिसजॉइंटेड वर्क होता है मैनेजमेंट का। तो कहते हैं मैनेजर्स ऑल्सो स्पेंड सम टाइम ऑन सेरिमोनियल नेचर एक्टिविटीज। मैनेजर कुछ सेरिमोनियल एक्टिविटीज में भी टाइम स्पेंड करते हैं, लोगों से मिलना, मीटिंग्स करना, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, इदारे की डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे नुमाइंदगी करना, इंपॉर्टेंट विजिटर्स को मिलना। तो मैनेजर सेरिमोनियल नेचर एक्टिविटीज भी परफॉर्म करते हैं। फिर कहते हैं मैनेजर प्रेफर्स इनफॉर्मल वर्बल कम्युनिकेशन ओवर फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन। कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वर्ड ऑफ माउथ से ज़्यादा जल्दी फैलती है, ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन इनफॉर्मल होगी तो इट इज़ गोइंग टू बी मोर इफेक्टिव। तो मैनेजर जो है वो अगेन लॉन्ग हायरार्किकल चेन ऑफ कमांड अगर होगी तो आप फॉर्मली कम्युनिकेट करेंगे। लॉन्ग हायरार्किकल चेन ऑफ कमांड में हम फॉर्मली कम्युनिकेट करते हैं। वो कहते हैं नहीं, मैनेजर फॉर्मली नहीं, मैनेजर इनफॉर्मली भी कम्युनिकेट करते हैं। मैनेजर्स कम्युनिकेट इनफॉर्मली, मैनेजर्स जो है आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, इनफॉर्मली कम्युनिकेट करते हैं। फिर कहते हैं मैनेजर्स के जो बहुत सारे डिसीजंस होते हैं वो उनकी जजमेंट और उनकी इंट्यूशन पे बेस करते हैं। इंट्यूशन का मतलब होता है गट फीलिंग, छठी हिस्स क्या कह रही है आपकी। तो जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं दे आर नॉट एक्चुअली रेलेवेंट टू मैनेजमेंट प्रैक्टिस। इन प्रैक्टिस मैनेजर्स डू मेनी टास्क क्विकली एंड सुपरफिशियली। सुपरफिशियली का मतलब होता है बस ऊपर ऊपर से। जीएमपीज आर वेरी डिटेल्ड। और ये लाजमी नहीं है कि जीएमपीज को इम्प्लीमेंट किए बगैर मैनेजमेंट अच्छी नहीं हो सकती, बिल्कुल अच्छी हो सकती है। इट कैन बी इक्वली गुड, इट कैन बी इक्वली गुड। जीएमपीज को प्रैक्टिस कर किए बगैर भी मैनेजमेंट अच्छी हो सकती है। तो ये थ्योरी का पहला पार्ट है जो रोल्स ऑफ, वैसे ये अगेन दिस इज कमेंट्री, ये कमेंट्री है। कमेंट्री का मतलब इसको पढ़ लें, इसको बस एक दफा कॉन्सेप्चुअली समझ लें, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस जो है वो वीक होते हैं। तो कमेंट्री का मतलब ये होता है समथिंग, GMPs मीन्स गुड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। हेनरी फ्योल का टॉपिक है जिन्हें हम गुड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कहते हैं, ठीक है, या जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। GMPs जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी कहलाते हैं, बाज़ लोगों से गुड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। इन GMPs होते हैं, ठीक। तो GMPs जो हैं जनरल या गुड व्हाटसोएवर, तो GMPs जो हैं वो हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं होते। So based on this commentary, based on these points, Henry Mintzberg came up with 3 different roles of managers. Henry Mintzberg ने managers के 3 different roles को brief किया, interpersonal, informational and decisional. Interpersonal roles के अंदर manager जो है वो person to person coordinate करता है, collaborate करता है। Informational roles के अंदर ये वाले जो points हैं ये commentary है, लेकिन इससे सवाल आ सकता है पेपर में। बास क्वेश्चन कमेंट्री में से भी पेपर में आ सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि कमेंट्री में से कभी क्वेश्चन नहीं आया, हाँ, लेकिन चांसेस कम होते हैं असल। जैसे हेनरी मिन्सबर्ग की थ्योरी पेपर में 3 दफा टेस्ट हुई है, तीनों दफा इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। रोल्स ऑफ मैनेजर से सवाल इसमें से आया है, कमेंट्री पे सवाल नहीं आया, ठीक है। लेकिन अगेन अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले, पेपर में क्वेश्चन कर ले कि व्हाट वर द डिस्कवरीज ऑफ हेनरी मिन्सबर्ग बेस्ड ऑन द ओवरऑल वर्किंग ऑफ द मैनेजर्स, व्हाट मैनेजर्स रियली डू, अगर ये सवाल आपसे पूछ ले एग्जामिनर तो आपको फिर कमेंट्री से ही उसका आंसर देना पड़ेगा ना, कि बहुत सारा काम मैनेजर का डिसजॉइंटेड होता है, मैनेजर सेरिमोनियल नेचर एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, मैनेजर जो है वो इनफॉर्मल वर्बल कम्युनिकेशन पे ज्यादा रिलाई करते हैं एज कम्पेयर टू फॉर्मल वर्बल कम्युनिकेशन। तो आपको फिर वहां से आंसर को फ्रेम करना है। क्वेश्चन की नेचर बताएगी आपको कि आंसर कहाँ से आएगा। द नेचर ऑफ द क्वेश्चन इज गोइंग टू टेल यू दैट फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू फ्रेम योर आंसर। ओके, तो मैनेजर के
रोल्स क्या क्या होते हैं, रोल्स ऑफ मैनेजर। मैनेजर के मुख्तलिफ रोल्स होते हैं, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजनल। इंटरपर्सनल रोल्स में मैनेजर रोल प्ले करता है फिगर हेड का, लीडर का और लिजॉन का। इंफॉर्मेशनल रोल्स में रोल प्ले करता है मॉनिटर का। ये इसको काट दें, बहुत टाइपो एरर्स हैं अनफॉर्चुनेटली इस किताब के अंदर। मॉनिटर का, डिससेमिनेटर का और स्पोक्स पर्सन का। और डिसीजनल रोल्स में मैनेजर रोल प्ले करता है एंटरप्रेन्योर का, डिस्टर्बेंस हैंडलर का, रिसोर्स एलोकेटर का और निगोशिएटर का। पेपर में इसके ऊपर 3 दफा सवाल आ चुका है। द मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन वाज इन मार्च 2019 विच वाज अ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, वो हम डिस्कस करेंगे। सिचुएशंस दी गई थी और कहा गया था बताएं कौन सा रोल मैनेजर यूज कर रहा है। उससे पीछे सवाल आया था मार्च 18 में इंटरपर्सनल एंड इंफॉर्मेशनल रोल्स को एक्सप्लेन करना था, ठीक है। और उससे पहले सवाल आया था मार्च 2015 में डिसीजनल रोल्स को एक्सप्लेन करना था, डिसीजनल रोल्स को आपने एक्सप्लेन करना था। तो ये क्वेश्चन पेपर में अपेयर हो चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में 3 दफा आ चुका है और तीनों दफा क्वेश्चन जो है वो रोल्स में से आया है। तो हम बारी बारी इन रोल्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड देन वी विल लुक एट सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द पास्ट पेपर्स। इंटरपर्सनल रोल्स में 3 रोल्स पाए जाते हैं। फिगर हेड पहला रोल है। फिगर हेड का मतलब होता है नुमाइंदा। फिगर हेड कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव को। फिगर हेड मीन्स रिप्रेजेंटेटिव। जब आप किसी इदारे की नुमाइंदगी करते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे तो आप उसके फिगर हेड होते हैं। आपकी अटेम्प्ट भी मार्च, यस चांसेदार है बिल्कुल, यानी अभी तक ये वाला क्वेश्चन जो है वो सिर्फ मार्च अटेम्प्ट में अपेयर होता आया है थ्रू आउट, ठीक है। तो आपकी भी अटेम्प्ट मार्च ही है। तो मैनेजर क्या करता है, मैनेजर सेरिमोनियल ड्यूटीज परफॉर्म करता है। सेरेमनी कहते हैं इवेंट्स को, सेरेमनी कहते हैं इवेंट्स को। ग्रीटिंग, विजिटिंग डिग्नेटरीज, डिग्नेटरीज का मतलब होता है इंपॉर्टेंट विजिटर, डिग्नेटरी का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पीपल, इंपॉर्टेंट विजिटर्स, ठीक है। तो जो इदारे में लोग मिलने आते हैं उनको ग्रीट करता है। किसी एम्प्लॉय की वेडिंग अटेंड करना कंपनी के बिहाफ पे, या किसी इंपॉर्टेंट कस्टमर को लंच पे ले जाना, ये सारा फिगर हेड का रोल होता है जब आप नुमाइंदगी करते हैं अपने इदारे की। मैनेजर लीडर भी होता है। मैनेजर टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वर्क ऑफ सबॉर्डिनेट्स, मोटिवेट्स देम, एनकरेजेस देम, एक्सरसाइजिंग फॉर्मल अथॉरिटी, पावर एंड पर्सनालिटी को यूज करता है। काफी थॉरली हम पढ़ चुके हैं लीडरशिप को। मैनेजर लिजॉन होता है। लिजॉन कहते हैं ब्रिज करने को। लिजॉन का लफ्जी मतलब होता है टू ब्रिज। तो मैनेजर क्या करता है, मैनेजर ब्रिजिंग करता है। मैनेजर क्या करता है, ब्रिज करता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को आउटसाइड द वर्टिकल चेन ऑफ कमांड, अपनी वर्टिकल चेन ऑफ कमांड से बाहर अपने पीयर्स, पीयर्स मींस कॉलीग्स को, इन अदर कंपनीज और डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट एंड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, अब कम्युनिकेशन तो हर रोल में एग्जिस्ट करती है ना। फिगर हेड में भी आप कम्युनिकेट करेंगे, व्हेन यू आर डिससेमिनेटिंग द इंफॉर्मेशन तो भी आप कम्युनिकेट करेंगे, जब आप स्पोक्स पर्सन हैं तो भी आप कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेशन तो हर जगह पे पाई जाती है, इट्स एवरीवेयर। लिजॉन कहते हैं कॉन्टैक्ट बिल्ड करने को, कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने को। तो मैनेजर लिजॉन होता है, मैनेजर लिजॉन करता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के दरमियान कॉन्टैक्ट बिल्ड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोडक्शन मैनेजर जो है ये मार्केटिंग मैनेजर के साथ कॉन्टैक्ट करता है अबाउट अपकमिंग नीड्स ऑफ द कस्टमर, इसे लिजॉन कहते हैं। इंफॉर्मेशनल रोल्स के अंदर मैनेजर इंफॉर्मेशन हैंडलिंग करता है। इंफॉर्मेशनल रोल्स में मैनेजर हैंडल्स इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल मैनेजर मॉनिटर होता है। मॉनिटरिंग रोल में मैनेजर एनवायरनमेंट को स्कैन करता है, नई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ही कलेक्ट्स न्यू इंफॉर्मेशन। एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, कस्टमर की नीड्स कैसे चेंज हो रही है, पूरा सेकंड चैप्टर हमारा इसके ऊपर है जिसमें हम एक मॉडल पढ़ेंगे पेस्ट एनालिसिस का। पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल फैक्टर्स, सोशियो डेमोग्राफिक और सोशियो कल्चरल फैक्टर्स एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, हम पूरा पेस्ट का मॉडल पढ़ेंगे। मैनेजर क्या करता है, एनवायरनमेंट की मॉनिटरिंग। स्कैनिंग का मतलब होता है क्लोजली ऑब्जर्व करना, स्कैन का मतलब होता है ऑब्जर्विंग क्लोजली। स्कैनिंग का लफ्जी मतलब होता है क्लोजली ऑब्जर्व करना। तो मैनेजर एनवायरनमेंट को क्लोजली ऑब्जर्व करता है, कस्टमर नीड्स कैसे चेंज हो रही है, कंपैटिटर ने क्या कोई नया प्रोडक्ट तो नहीं लॉन्च कर दिया, हमें कैसे अपने प्रोडक्ट को चेंज करना है बेस्ड ऑन द कंपैटिटर्स प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। ये सारे आपके एनवायरनमेंट की इंफॉर्मेशन लेके आता है। मैनेजर डिससेमिनेट करता है। डिससेमिनेट का मतलब होता है फैलाना, स्प्रेड करना। तो मैनेजर क्या करता है, डिससेमिनेट करता है इंफॉर्मेशन को, स्प्रेड करता है इंफॉर्मेशन को, अपने सबऑर्डिनेट्स को उनके टारगेट्स देता है, ठीक है, उनको बताता है क्या काम करना है, कैसे करना है, डिससेमिनेट करता है।
मैनेजर स्पोक्स पर्सन होता है, इदारे के बिहाफ पे तकरीरें करता है, इदारे के बिहाफ पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग करता है विद पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, विद पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, इदारे के बाहर के लोगों के साथ इदारे के बिहाफ पे कॉन्टैक्ट बिल्ड करता है और इंफॉर्मेशन शेयर करता है। अब एक वक्त में एक मैनेजर मल्टीपल रोल्स प्ले कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक मैनेजर एक वक्त में लेजॉन भी है, लेजॉन में रोल क्या है, कॉन्टैक्ट बिल्ड कर रहा है ना, और साथ ही इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी कर रहा है, तो स्पोक्स पर्सन भी है, तो दोनों रोल्स प्ले हो रहे हैं। तो मैनेजर इज लेजॉन एंड स्पोक्स पर्सन एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में लेजॉन भी है और स्पोक्स पर्सन भी, ठीक है। एक लॉबी के साथ स्पीच करना या सप्लायर के साथ प्रोडक्ट मॉडिफिकेशंस को सजेस्ट करना, इंफॉर्मेशन देना उसको, तो ये स्पोक्स पर्सन का रोल होता है। डिसीजन मेकिंग रोल्स 4 हैं। मैनेजर एंटरप्रेन्योर होता है, मैनेजर बिजनेस रिस्क लेता है, प्रोजेक्ट इनिशिएट करता है, अपने ओन पे डिसीजन मेकिंग करता है। एंटरप्रेन्योर उस बंदे को कहते हैं हु टेक्स बिजनेस रिस्क, हमने पढ़ा था मॉस्केंटर के मॉडल में। एंटरप्रेन्योर इज समवन हु टेक्स बिजनेस रिस्क, एंटरप्रेन्योर उसे कहते हैं जो बिजनेस रिस्क लेता है। मैनेजर डिस्टर्बेंस हैंडलर भी होता है, मैनेजर अननेसेसरी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है, इनवॉलंटरली रिस्पॉन्ड करता है टू प्रेशर्स टू सीवियर टू बी इग्नोर्ड, ऐसे प्रेशर्स जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता उनको इनवॉलंटरली रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है, अ लूमिंग स्ट्राइक, फॉर एग्जाम्पल लेबर ने स्ट्राइक कर दी है, डिस्टर्बेंस है, उसको हैंडल करेगा। हैंडल कैसे करेगा, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन, नेगोशिएट करेगा, जो भी करेगा। मेजर कस्टमर गॉन बैंकरप्ट, कस्टमर बैंकरप्ट हो गया है और कस्टमर आपका बहुत बड़ा क्रेडिटर भी था, उसके पास बहुत सारा पैसा भी है आपका। सप्लायर रिनीजिंग ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट, रिनीज का मतलब होता है बैक ऑफ कर जाना, वायलेट कर देना। तो सप्लायर जो है ये कोई कॉन्ट्रैक्ट रिनीज कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर सप्लायर जो है वो बैक ऑफ कर रहा है, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वायलेट कर देना। तो ये सारे के सारे वो केसेस हैं जहाँ पे डिस्टर्बेंसेस पैदा होंगी, मैनेजर डिस्टर्बेंसेस को हैंडल करेगा। तो बैंकरप्ट कस्टमर के साथ फिर मैनेजर जो है वो किसी ना किसी थर्ड पार्टी के पास जाके प्ली करेगा या कोर्ट में केस फाइल करेगा। इस तरह से डिस्टर्बेंस को हैंडल करना है ना बेसिकली। कस्टमर आपका बैंकरप्ट हो गया एंड कस्टमर हैज टू पे यू लाइक 1 मिलियन रुपीज, तो आप किसी ना किसी फोरम पे या किसी न किसी प्लेटफॉर्म से आप कस्टमर के साथ कांटेक्ट करेंगे, उसे बताएंगे कि जी आपने ही हैज टू पे यू। मैनेजर रिसोर्स एलोकेट करता है, रिसोर्स का मतलब होता है डिसाइड हु गेट्स व्हाट, वेरी सिंपल, किसको कितने फंड्स देने हैं, किसको कितने रिसोर्सेज देने हैं, किसको कितनी सपोर्ट देनी है, किसको क्या टास्क देना है, रिसोर्सेज को एलोकेट करता है। और मैनेजर निगोशिएट करता है। निगोशिएट, ये जो यहाँ पर डिफाइन किया गया है निगोशिएशन, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यू कैन राइट अ सिंपलर डेफिनेशन ऑफ निगोशिएशन। निगोशिएशन की सादा सी डेफिनेशन ये होती है, इफ वी डिफाइन निगोशिएशन, वी डिफाइन इट एज टू enter into constructive argument with different stakeholders for a mutually satisfying relationship, for a mutually satisfying solution. So मैनेजर क्या करता है, मैनेजर निगोशिएट करता है, मैनेजर निगोशिएट करता है। Manager enters into a constructive argument with different stakeholders inside and outside the organization, इसे कहते हैं negotiate करना। इसमें हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे आगे जाके। तो ये टोटल 10 रोल्स हैं बेसिकली, दे आर टोटल 10 रोल्स, इन्हें हम रोल्स ऑफ मैनेजर्स कहते हैं। ब्रॉडली 3 मेन कैटेगरीज हैं विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 10 डिफरेंट फंक्शन। हम इन 3 कैटेगरीज को फर्दर 10 डिफरेंट फंक्शनल रोल्स में डिफाइन कर देते हैं। ये नीचे वाला टॉपिक अभी स्किप करें। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर ने ये वाला सवाल है मार्च 2019 का, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ मार्च 2019, 6 नंबर का सवाल था, 6 मार्क्स क्वेश्चन वाज देयर। 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और कहा गया बताएं, एक्सप्लेन करें मैनेजरियल रोल कौन सा है एज सजेस्टेड बाय हेनरी मिंसवर्थ, विच रोल इज बीइंग प्लेड बाय मैनेजर एज एक्सप्लेन्ड बाय हेनरी मिंसवर्थ। जमाल नूर एक फाइनेंस मैनेजर है and he has been assigned a task of understanding and discussing the prospective quarterly budgets of various departments. Understanding and discussing, अब इसमें जो keywords हैं वो ये हैं,
डिस्कसिंग और वेरियस डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो जमाल नूर क्या रोल प्ले कर रहा है? जमाल नूर इज अ, हु इज जमाल नूर? जमाल नूर इज अ, कौन सा रोल प्ले कर रहा है? लिजॉन। वेरी गुड, जमाल नूर इज अ लिजॉन। जमाल नूर एक लिजॉन का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है जमाल नूर? कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश कर रहा है ना, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बजट्स को उनके साथ डिस्कस कर रहा है, तो इसे लिजॉन कहते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज अप्रूव्ड द रिवाइज्ड व्हिसल ब्लोइंग पॉलिसी and has asked Hina Khan, the HR manager, to communicate the revised policy to all employees of the company. बोर्ड ने विसल ब्लोइंग पॉलिसी को रिवाइज कर दिया है। विसल ब्लोइंग का मतलब होता है एक वक्त में एक मैनेजर मल्टीपल रोल्स प्ले कर सकता है, लेकिन पेपर में जब आपको सवाल आएगा तो वहां पे एक रोल ही होगा, वहां पे एक रोल ही होगा, वहां पे मल्टीपल रोल्स आप नहीं करेंगे। ठीक, वैसे एक मैनेजर एक वक्त में मल्टीपल रोल्स प्ले कर सकता है, लेकिन डोमिनेंट एक रोल होगा। ओके, हिना खान जो है उसको कहा गया है कि रिवाइज्ड विसल ब्लोइंग पॉलिसी कम्युनिकेट कर दो बाकी एम्प्लॉइज के साथ। तो यहाँ पे ये रोल प्ले कर रही है डिससेमिनेटर का, जैसे जिस, हाँ एग्जैक्टली, इंफॉर्मेशन सेपरेट कर रही है ना, डिससेमिनेटर। दिस इज डिससेमिनेटर। विसल ब्लोइंग कहते हैं जब आप इदारे में कुछ गलत होता हुआ देखते हैं तो आप उसके लिए विसल ब्लो कर देते हैं। बेसिकली आप दूसरों को इन्फॉर्म कर देते हैं अबाउट व्हाट्स हैपनिंग रॉन्ग। A project has been suspended due to disagreements among project team members. Wasif Niaz, administration manager, has been assigned a task to resolve the disagreements. अब इसमें कीवर्ड क्या है? डिसएग्रीमेंट्स। अच्छा, ये बड़ा ट्रिकी था, तीसरा बड़ा ट्रिकी था। इसमें से दो थॉट्स निकल रही थी। इसको इनिशियली पढ़ के लगता है कि डिस्टर्बेंस हैंडलिंग हो रही है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये निगोसिएशन हो रही है, क्योंकि जब आप किसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगे, डिसएग्रीमेंट को रिजॉल्व करेंगे, तब आप निगोसिएशन में आ गए। डिस्टर्बेंस हैंडलिंग करने के बेशुमार तरीके हो सकते हैं, तो यहाँ पे फोकस डिस्टर्बेंस नहीं है, यहाँ पे फोकस जो है वो डिसएग्रीमेंट्स को रिजॉल्व करना है। एंड डिसएग्रीमेंट्स आर रिजॉल्व थ्रू निगोसिएशन। सो थर्ड इज निगोसिएशन, थर्ड इज निगोशिएटर। तो यहाँ पे मैनेजर रोल प्ले कर रहा है निगोशिएटर का। ठीक है, जब ये पेपर आया था तो अक्सर स्टूडेंट्स को गलत कर आए थे, क्योंकि उनको लगा कि ये डिस्टर्बेंस हैंडलिंग है। रिमेंबर, डिस्टर्बेंस हैंडलिंग के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। निगोशिएशन कैन बी वन ऑफ देम। नेगोशिएशन कैन बी वन ऑफ देम। तो ये नेगोशिएशन के थ्रू डिस्टर्बेंस हैंडल की जा रही है यहाँ पे। अगला भी आसान है। टू अचीव हायर प्रॉफिटेबिलिटी, सानिया शाह हैज बीन गाइडिंग द डिपार्टमेंट हेड्स हाउ टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ देयर सबऑर्डिनेट्स। सानिया शाह जो है वो अपने डिपार्टमेंट के हेड्स को गाइड करती आई है कि प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए। तो दिस इज द रोल ऑफ लीडर। एग्जैक्टली, तो ये बड़ा सिंपल सा रोल है लीडर का। इसका कीवर्ड क्या है? इसका कीवर्ड है गाइड करना, इसका कीवर्ड है गाइडिंग। तो गाइडिंग जो है दैट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ लीडरशिप। तो ये चार सिचुएशंस हैं, डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है। पहला रोल डिसेमिनेटर, नेगोशिएटर एंड लीडर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बिल्डिंग ब्लॉक्स वाला, ये हम थर्ड चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। अव्वल तो ये वाला सवाल यहाँ पे बिलोंग ही नहीं करता। दिस क्वेश्चन डज नॉट बिलोंग हियर, दिस क्वेश्चन बिलोंग टू थर्ड चैप्टर। से आप यहाँ से स्किप कर दें, थर्ड चैप्टर में आएगा। उसके बाद आ जाए अगला प्रैक्टिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन इज, Henry Mintzberg carried out a research into the activities of managers and suggested that in reality, role of managers in organization is different than that of planning, organizing, commanding, coordinating and controlling. Information दे दी। Briefly describe interpersonal and informational roles which manager perform in accordance with Henry Mintzberg. Henry Mintzberg के मुताबिक interpersonal और informational roles को explain करना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था 6 नंबर का। This question appeared in March 2018 attempt. ये सवाल जो है ये मार्च 2018 में आया था। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था 6 नंबर का। 3 रोल्स इंटरपर्सनल हैं और 3 रोल्स जो है वो इंफॉर्मेशनल हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देना था। ठीक है, फिगर हेड, लीडर एंड लेजॉन, ये तीनों रोल उसने यहाँ बता दिए। और नीचे मॉनिटर, डिसेमिनेटर एंड स्पोक्स पर्सन, तीनों रोल्स यहाँ पे बता दिए। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन आया था मार्च 2015 में। मार्च 2015 में 8 नंबर का सवाल आया था, डिसीजन मेकिंग रोल्स पूछे गए थे। तो ये है स्प्रिंग 19, ये है स्प्रिंग 18 और ये है मार्च 15। मार्च 15 में डिसीजन मेकिंग रोल्स का सवाल आया था, 8 नंबर का सवाल था। 8 मार्क्स क्वेश्चन वाज देयर और 8 नंबर के सवाल में पूछा गया था स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन मेकिंग रोल्स एक्सप्लेन कर दें।
मॉडर्न थेरीज बेसिकली कॉन्टिंजेंसी के कॉन्सेप्ट को एस्टैब्लिश करती हैं। कॉन्टिंजेंसी का मतलब होता है देयर इज नो वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ टास्क। किसी काम को करने का वन बेस्ट वे नहीं होता, देयर आर मल्टीपल बेस्ट वेज, डिफरेंट बेस्ट वेज हो सकते हैं। हर इदारा एक यूनिक एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता है और हर इदारा जो है वो डिफरेंट होता है दूसरे इदारों से, एंड दे फेस डिफरेंट सिचुएशंस जिन्हें हम कॉन्टिंजेंसीज कहते हैं। तो कॉन्टिंजेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट होना, कॉन्टिंजेंट मीन्स डिपेंडेंट होना। तो कॉन्टिंजेंसी थ्योरी कहती है कॉन्टिंजेंट मीन्स डिपेंडेंट। तो कॉन्टिंजेंसी थ्योरीज कहती हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस की मैनेजमेंट डिपेंड करती है उनकी एनवायरनमेंट के ऊपर, उनके साइज के ऊपर, उनके एम्प्लॉयज के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, ओवरऑल इंडस्ट्री स्ट्रक्चर के ऊपर। तो हेनरी फ्योल कहता है वन साइज फिट्स ऑल वाला कॉन्सेप्ट। वन साइज फिट्स ऑल का मतलब है एक मैनेजमेंट से आप सारे इदारे चला सकते हैं यूजिंग कॉमन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, यूजिंग GMPs आप हर किस्म के इदारे को चला सकते हैं। इसे कहते हैं वन साइज फिट्स ऑल। जबकि कॉन्टिंजेंसी थ्योरीज कहती हैं कि नहीं, इफेक्टिव मैनेजमेंट वेरी करती है विद ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन इट्स सराउंडिंग एंड द इवेंट्स व्हिच दे एनकाउंटर एंड इवन दो द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का साइज भी। अच्छा, एक मार्च 17 की अटेम्प्ट थी। मार्च 17 की अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने किसी थ्योरी पे क्वेश्चन नहीं पूछा था, बल्कि एग्जामिनर ने ब्रॉडली क्लासिकल थ्योरीज को डिफरेंशिएट करने को कह दिया था मॉडर्न बिहेवियरल थ्योरी से। हेनरी फ्योल का जो मॉडल है ना, जो हेनरी फ्योल का जो मॉडल है उसमें हेनरी फ्योल कहता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग एंड कंट्रोल। ये वाला जो सीक्वेंस है ये हेनरी फ्योल का है। तो अगर आप हेनरी फ्योल की थ्योरी एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे इसमें यहाँ के ऊपर जिक्र किया हुआ ना हेनरी मिल्सबर्ग के अंदर, और ऊपर भी ये एक सेकेंड, हेनरी फ्योल का किधर गया, वेट अ मिनट। हाँ सर, ये देखते ये हेनरी फ्योल का है, ठीक है, दिस इज हेनरी फ्योल। ओके, तो आप कमांड को बाद में लिखेंगे, यू विल राइट कोऑर्डिनेशन फर्स्ट, ठीक। अच्छा, मार्च 2017 में, मार्च 2017 में एग्जामिनर ने, अभी तक का सबसे मुश्किल पेपर BMBS का मार्च 2017 का है। इससे मुश्किल पेपर अभी तक नहीं आया BMBS का। द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर ऑफ BMBS वाज इन मार्च 2017। तो मार्च 2017 में एग्जामिनर ने किसी थ्योरी में सवाल नहीं किया था, एग्जामिनर ने ब्रॉडली क्लासिकल और मॉडर्न का डिफरेंस मांग लिया था। तो क्लासिकल थ्योरीज में, और ये वही उसी का सोल्यूशन है, तो क्लासिकल थ्योरीज में बेसिकली टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट के की पॉइंट्स आ जाते हैं, वर्क एफिशिएंसी, स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर, एक्सपेरिमेंटेशन। और मॉडर्न थ्योरीज के अंदर एल्टन मायो आ जाता है, ह्यूमन एफर्ट्स को वेल कोऑर्डिनेट करना, किसी हायरार्कीज ऑफ अथॉरिटीज जो हैं उनको अब आप ज़्यादा बेहतर तौर पे ऑर्गेनाइज करते हैं, अप्रेजल्स, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, डेवलपिंग एम्प्लॉयज, लीडरशिप, किसी मोटिवेशन पे फोकस करना। तो ये खैर ये वाला क्वेश्चन आप खुद भी बिल्ड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत जेनेरिक है, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत जेनेरिक है। इस तरह का सवाल भी आ सकता है पेपर में कि किसी थ्योरी पे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन ना करे, बल्कि एग्जामिनर आपसे ब्रॉडली पूछ ले कि मॉडर्न और क्लासिकल का डिफरेंस क्या है। तो एग्जामिनर माइट नॉट आस्क एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑन अ पर्टिकुलर थ्योरी, रादर एग्जामिनर में पुट अ क्वेश्चन ऑन कि ब्रॉडली डिफरेंशिएट कर दें क्लासिकल थ्योरीज का और मॉडर्न थ्योरीज का डिफरेंस, सो दैट कैन बी अ क्वेश्चन। जंपिंग टू ऑपरेशन रिसर्च टूल, OR के टूल्स पे आ रहे हैं। हमने शुरू में ऑपरेशन रिसर्च के टूल्स को स्किप किया था कि हम उस पर बाद में आएंगे। पेज नंबर 3 है किताब का। अब क्योंकि हमने सारी थ्योरीज पढ़ ली हैं, अब हमें काफ़ी हद तक आइडिया हो गया है कि थ्योरीज की एवोल्यूशन क्या है, और उस एवोल्यूशन के अंदर वी हैव जस्ट चेक्ड के उसमें सबसे पहले प्री साइंटिफिक एरा आता है, फिर उसके बाद उसके अंदर साइंटिफिक एरा आता है, क्लासिकल एरा आता है, फिर उसके अंदर नेओ ह्यूमन रिलेशंस एरा आता है, और फिर उसके अंदर मॉडर्न एरा आता है। मॉडर्न एरा पे मिड ऑफ 20th सेंचुरी 1950s और 60s से काम होना शुरू हुआ था, और मॉडर्न एरा के पैरेलल वर्ल्ड वॉर 2 जब एंड हुई थी, व्हेन वर्ल्ड वॉर 2 वाज एंडेड, वर्ल्ड वॉर
जब वर्ल्ड वॉर टू एंड हुई थी, many organizations in business world adopted military strategies. उन्होंने बहुत सारी military strategies को adopt किया था. They adopted military strategies, ठीक है. They adopted the way army operates, ठीक है. और आर्मी ऑपरेट करती है, बहुत ही क्वांटिटेटिव मॉडल्स यूज करते हुए. तो ऑपरेशन रिसर्च बेसिकली एक टेक्निक है, एक डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी है which uses scientific and mathematical techniques so that decisions can be made better. So basically OR ऑपरेशन रिसर्च एक प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग टेक्निक है जिसमें आप मैथमेटिकल और साइंटिफिक मॉडल्स यूज करते हैं डिसीजंस को इम्प्रूव करने के लिए, so that you can improve your decisions. आप डिसीजंस को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. ये 7 टूल्स हैं, there are 7 tools. ऑपरेशन रिसर्च के 7 टेक्निक्स या 7 टूल्स हैं. जी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही मॉडर्न एरा स्टार्ट हुआ था. एग्जैक्टली अगर आप मॉडर्न एरा में पढ़ें तो उसमें ये लिखा हुआ है ना 1960s ऑनवर्ड्स मॉडर्न एरा पे डिबेट हुई थी. तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया में बहुत सारी, तो यस यू में कोटेड, आप बिल्कुल कोट कर सकते हैं, आप इसको कोट कर सकते हैं कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 एंडेड मॉडर्न एरा केम इनटू एग्जिस्टेंस. और मॉडर्न एरा में एक तरफ थेरीज डेवलप हुई थी, एक तरफ ओआर पे काम हुआ था, पैरेलल काम हुआ था. एक तरफ थेरीज बिल्ड हो रही थी और पैरेलली ऑपरेशन रिसर्च के ऊपर भी काम हो रहा था. ऑपरेशन रिसर्च के 7 टूल्स हैं: नेटवर्क एनालिसिस, गेम थ्योरी, क्यूइंग थ्योरी, सिमुलेशन, मैथमेटिकल लॉजिक, मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग. ये 7 टूल्स बड़े मजे के हैं. इन 7 टूल्स को समझने के लिए बेसिकली ये आप समझ लें कि ये एक एक पैराग्राफ जो है ये पूरी पूरी किताब है एक्चुअली. इनफैक्ट आई टेल यू, मैं पीएचडी का स्टूडेंट हूँ, मैं पीएचडी कर रहा हूँ, तो मेरी पीएचडी इस एक टूल के अंदर है. ठीक है, आई एम एक्चुअली वर्किंग ऑन क्यूइंग थ्योरी इन माय पीएचडी. तो ये आप समझ लें कि दरिया को पूरे में बंद करने की कोशिश की गई है. बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को उसने यहाँ पे सम अप करने की कोशिश की है. इसे सिर्फ कंसेप्चुअली समझ के और इसके जो की कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हमें ग्रैब करना है. हर टूल का एक पर्पस है, हर टूल का मकसद क्या है, यूज कहाँ होता है हर टूल के अंदर, उसके की कॉन्सेप्ट्स हैं. नेटवर्क एनालिसिस के अंदर की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, गेम थ्योरी के की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, क्यूइंग थ्योरी के की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, उसके की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, और हर टूल का यूज क्या है, वो इस्तेमाल कहाँ पे होता है, उसका यूज क्या है, उसकी यूजिबिलिटी क्या है. फॉर एग्जांपल नेटवर्क एनालिसिस जो है इट इज अ टूल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है जिसमें हम एक प्रोजेक्ट को डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं एंड देन वी डिटरमिन दैट. ये बेसिकली इट्स अ डायग्रामेटिक टूल. इसमें हम डायग्राम बनाते हैं, नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं. इट्स अ डायग्रामेटिक टूल. ये एक डायग्रामेटिक टूल है जिसमें हम एक डायग्राम के थ्रू एक पूरे प्रोजेक्ट को डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं और फिर हम उस प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनका टाइम मेजर करते हैं. फॉर एग्जांपल आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं अपने घर की या एक रूम की, तो घर की या रूम की कंस्ट्रक्शन में पहला कंपोनेंट क्या होगा, लेट्स से फ्लोर लेवलिंग करनी है, ग्राउंड ब्रेकिंग करनी है. दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, दीवारें खड़ी करनी है. तीसरा कंपोनेंट क्या होगा, छत डालनी है. सारे कंपोनेंट्स हैं. फिर हर कंपोनेंट का आप टाइम मेजर करते हैं, अर्लीस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एंड फिनिश टाइम. कब एक कंपोनेंट स्टार्ट करेंगे, कब उसे एंड करेंगे, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई व्हेन द प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड. आप उसे कब कंप्लीट कर सकते हैं. One key objective of network analysis is to identify the critical path. Critical path कहते हैं shortest possible duration in which you may complete a project. एक प्रोजेक्ट को कम से कम अरसे में आप पूरा करने में इंटरेस्टेड हैं, तो how much time it might take to complete that project. इसे कहते हैं critical path. इसे कहते हैं critical path. तो critical path जो है that is the shortest possible duration to complete a particular project. तो नेटवर्क एनालिसिस के अंदर इसको हम यूज कहाँ करते हैं, इसके यूजेस हैं. आप प्लानिंग रिसोर्सेज में इस्तेमाल करते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में आप अपने प्रोजेक्ट को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बॉटलनेक्स और स्लैक को डिटरमिन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. बॉटलनेक का मतलब होता है जहाँ पे आकर रुकावट पैदा हो जाए. बॉटलनेक का मतलब होता है रुकावट. तो किसी प्रोजेक्ट में जहाँ पे रुकावट पैदा होगी वो बॉटलनेक्स कहलाते हैं. ठीक है, तो बॉटलनेक्स का आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्लैक आइडेंटिफाई कर सकते हैं. स्लैक का मतलब होता है एक काम को हम कितना लेट कर सकते हैं पूरा प्रोजेक्ट लेट किए बगैर. द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टाइम वेयर वी कैन डिले वन कंपोनेंट विदाउट डिलेइंग द होल प्रोजेक्ट. अब एक कंपोनेंट को डिले कर सकते हैं विदाउट डिलेइंग द होल प्रोजेक्ट, इसे कहते हैं स्लैक.
एक प्रोजेक्ट में बाज़ काम ऐसे भी होते हैं जिसे हम स्लैक कहते हैं कि पूरा प्रोजेक्ट आपका टाइम पे ख़त्म होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी छोटी सी मिसाल ले लें, ओआर के टूल्स हम एंड पे पढ़ रहे हैं, लेकिन ओआर के टूल्स को डिले करने से हमारा पूरा कोर्स कवरेज इफेक्ट नहीं होगा। इट मीन्स कि ओआर जो है इसके टूल्स की स्टडी में हमने स्लैक क्रिएट कर लिया। तो स्लैक का मतलब होता है कि आप किसी एक कंपोनेंट को कितना लेट कर सकते हैं कि पूरा प्रोजेक्ट लेट ना हो। हम कोर्स अपना टाइम भी खत्म करेंगे इंशाल्लाह 31 जनवरी को, लेकिन हमने अभी ओआर को पढ़ लिया है, लेट पढ़ा है थोड़ा सा, तो ओआर को लेट पढ़ने के बावजूद हमारा पूरा प्रोजेक्ट टाइम पे खत्म होगा। इसे हम नाम देते हैं स्लैक का। तो ये कुछ की टर्मिनोलॉजीज हैं, दीज आर सम ऑफ द की टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। इसे कहते हैं नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, इट्स अ टूल टू मैनेज वेरियस प्रोजेक्ट्स। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर्स के हवाले से, तो इसके आइडियाज जो हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो विल टॉक अबाउट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट। हम डिफरेंट कंपोनेंट्स की बात करेंगे प्रोजेक्ट्स की, कि किस तरह से उस कंपोनेंट्स को हम कंप्लीट करते हैं, वी ट्राई टू कंप्लीट देम। और इसके अंदर हम बॉटलनेक्स आइडेंटिफाई करते हैं, स्लैक आइडेंटिफाई करते हैं। अल्टीमेट पर्पस क्या होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, नेटवर्क एनालिसिस को यूज करने का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, कि आप इससे रिसोर्स मैनेजमेंट बेहतर कर सकते हैं, आप कॉस्ट इफेक्टिव वे में अपने रिसोर्स की प्लानिंग कर सकते हैं। ये 4 नंबर का सवाल आया भी था नेटवर्क एनालिसिस पे, मार्च 2016 में एक क्वेश्चन था 4 मार्क्स का, बड़ा छोटा सा सवाल था 4 नंबर का। सेलिएंट फीचर्स बताने थे इसके। इट वाज अ क्वेश्चन इन मार्च 2017 ऑपरेशन रिसर्च के टूल, ये ऑपरेशन रिसर्च, ये क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट बी था मार्च 2017 में। इसके ऊपर अभी तक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन यहाँ आ चुका है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन यहाँ आ चुका है, और ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था। अभी तक ओआर के टूल में से 3 सवाल आ चुके हैं, 2 सिनेरियो बेस्ड थे, एक नॉलेज बेस्ड था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट बी था, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, नेटवर्क एनालिसिस के सेलिएंट फीचर्स क्या होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था। ये वाला क्वेश्चन 6 नंबर का था, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था। 2 सिचुएशन दी गई थी और कहा गया था बताएं कौन कौन सा टूल यूज हो रहा है। दूसरा टूल है गेम थ्योरी, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग टूल। द ब्यूटीफुल माइंड मूवी देखी है किसी ने? द ब्यूटीफुल माइंड, ये नाम सुना हो या देखी हो किसी ने? जॉन नैश का नाम सुना है? जॉन नैश, जॉन नैश जो है ही इज व्हाट हु वी रेफर टू एज फादर ऑफ गेम थ्योरी। जॉन नैश, ठीक है, जिसने दुनिया को नैश इक्विलिब्रियम दिया था, ठीक है, ही गेव द वर्ल्ड नैश इक्विलिब्रियम। ब्यूटीफुल मूवी, बड़ी प्यारी मूवी है, जरूर देखिएगा, द ब्यूटीफुल माइंड, ठीक। गेम थ्योरी बेसिकली एक डिसीजन मेकिंग टूल है। गेम थ्योरी का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो दूसरों के डिसीजंस पे डिपेंड कर रहे होते हैं। गेम थ्योरी जो है, जॉन तो सभी ने सुना है नाम, इट्स अ वेरी कॉमन नेम। सो गेम थ्योरी जो है ये डिफाइन करती है कि आपके जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं दे आर बेस्ड ऑन मैथमेटिकल मॉडल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। गेम थ्योरी को समझने के लिए हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल डिस्कस करते होते हैं। इफ आई मे टेल यू गेम थ्योरी, तो गेम थ्योरी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेके आते हैं। इसे कहते हैं प्रिजनर्स डायलेमा, इसे कहते हैं प्रिजनर्स डायलेमा। In order to understand game theory, let's discuss a very interesting example, and that is known as prisoner's dilemma, ठीक है। गेम थ्योरी को समझने के लिए हम प्रिजनर्स डायलेमा एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं। एक सिचुएशन है, देयर इज अ सिचुएशन एक रॉबरी करते हुए, चोरी करते हुए दो बंदे पकड़े गए हैं। दे हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ रॉबिंग अ बैंक, लेट्स से, और दोनों को अलग अलग इंटेरोगेट किया जा रहा है। बोथ आर बीइंग इंटेरोगेटेड सेपरेटली, दोनों को अलग अलग इंटेरोगेट किया जा रहा है। There are two people who have been caught red-handed while conducting a robbery, and both are being interrogated separately. दोनों को अलग अलग इंटेरोगेट कर रहे हैं। क्या हो गया इसको? जस्ट अ मोमेंट।
ओके, वेट अ मिनट, आई गेस ये शायद मेरे पास टेबल बना पड़ा हो। वेट अ मिनट, मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लूँ जैसे कि मैं इसको नया ड्रॉ करूँ आपके लिए। Or we can just pull it out from Google. गूगल से निकाल लेता हूँ, ड्रॉ करने में टाइम लगेगा। लेट मी जस्ट पुल इट आउट फ्रॉम गूगल। ओके जी, ये सिचुएशन देखें, ये सिचुएशन देखें। दिस इज सिनेरियो। ओके जी, लुक एट दिस टेबल। ये टेबल देखें। एक सिचुएशन है, दो लोग पकड़े गए हैं चोरी करते हुए। अब दोनों के पास दो ऑप्शन है, या वो अपना जुर्म कबूल कर लें, कोऑपरेट करें पुलिस के साथ, या वो डिफेक्ट कर जाएं, बीट्रे करें, वो डिनाई कर दें। ठीक है। इसी तरह बी के पास भी दो ऑप्शन हैं। ठीक है, या वो कोऑपरेट करे या वो डिनाई कर दे, ए को फंसा दे, खुद डिफेक्ट कर जाए। ठीक है। अब अगर दोनों कोऑपरेट करेंगे तो दोनों को एक एक साल की जेल होगी। अगर दोनों कोऑपरेट करेंगे तो दोनों को एक एक साल की जेल होगी। अगर बी ए को फंसाएगा, उस पर इल्ज़ाम लगा देगा, ठीक है, तो ए को 3 साल की जेल होगी, बी फ्री हो जाएगा। और इसी तरह अगर ए बी को फंसाएगा तो ए फ्री हो जाएगा, बी को 3 साल की जेल हो जाएगी। अगर दोनों झूठ बोलेंगे, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएंगे, तो दोनों को 2-2 साल की जेल होगी। दोनों को 2-2 साल की जेल होगी। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। अब इसमें ए का जो डिसीजन है ये बी के डिसीजन पे डिपेंड कर रहा है। मतलब इस केस में देखें, ए का बेस्ट पॉसिबल डिसीजन क्या होना चाहिए कि ए बी को फंसा दे, खुद फ्री हो जाए और बी 3 साल के लिए जेल में चला जाए। लेकिन ऑन द अदर हैंड इफ यू सी के ए जो है, बी जो है वो भी अगर यही सोच रहा हो
अगर बी भी यही सोच रहा हो कि मैं ए को फंसा देता हूँ तो मैं फ्री हो जाऊंगा और बी 3 साल के लिए ए 3 साल के लिए जाएगा, मैं फ्री हो जाऊंगा, और दोनों अगर झूठ बोलेंगे तो दोनों 2-2 साल के लिए जेल जाएंगे। Now this model is known as model of interdependence. Thank you, Avais. This model is known as interdependence. इसे कहते हैं a game theoretical model. इसे कहते हैं a game theoretical model where decision of one is dependent on the decision of the other. यानी दोनों के लिए इस केस में, क्योंकि A को नहीं पता B क्या कहेगा, B को नहीं पता A क्या कहेगा, तो दोनों के इस केस में दोनों के लिए ये जरूरी है कि दोनों जो है वो फिर कोऑपरेट कर जाएं, दोनों जो है वो फिर कोऑपरेट कर जाएं, ठीक है, बोथ शुड कोऑपरेट, ताकि दोनों को 1-1 साल की जेल होगी, ताकि दोनों को 1-1 साल की जेल होगी, ठीक है। आज हम इसे यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं, कल इंशाल्लाह हम गेम थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। अगली एक क्लास ड्यू है इसी स्टूडियो में एंड टीचर इज वेटिंग एंड आई डोंट लाइक कि कोई वेट करे मेरी वजह से, तो इंशाल्लाह कल हम फिर से यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इन द मीन टाइम गेम थ्योरी पढ़िएगा, बड़ी मजे की थ्योरी है, कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे डिस्कस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। जी नवीद, आई विल ईमेल यू, मैं आपको ईमेल कर देता हूँ, आई विल डू दैट, थैंक यू।